आप फ्रीज हो गए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। लाजवाब पर्सनैलिटी, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ही जबरदस्त लेवल पर मशहूर। यकीन मानिए इनका टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है और इनकी प्रोफाइल के अंदर, मतलब प्रोफाइल इन द सेंस इनके टाइम शेड्यूल के अंदर सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तान से चैनल वाले मिलेंगे जो इनसे पूछ रहे होंगे साहब ऐसे कैसे और वैसे। बाय प्रोफेशन ये लॉ फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा खासा इनका फॉरेन का भी एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सर से बड़ी मिन्नतों से रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ हमारे को थोड़ा सा टाइम दें और ये बताएं कि असलियत में जिस तरीके से यूरोप के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है और उस क्राइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो उंगलियां उठ रही हैं वो उठ रही हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के ऊपर या इस्लाम के नाम पर। तो ये असलियत में कलेश क्या है, प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्या है कि जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि इस्लाम को यूरोप से बाहर निकालना ही पड़ेगा, हमारी वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, हम इनके साथ कंपैटिबल नहीं हैं। जबकि यही यूरोप एक बार कह रहा था कि सस्ती लेबर आएगी, हमारे नौकर बन के रहेंगे। यहाँ तक कि यूरोप ये ओपिनियन बना के बैठा हुआ था कि भाई जो भी मामला है यहाँ पर ये हमारी फ्रीडम देखकर खुद चेंज हो जाएंगे, इस्लाम छोड़कर हमारे जैसे बन जाएंगे। लेकिन हो तो उल्टा रहा है। सर ये मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू हरि जी फॉर इनवाइटिंग मी और आपने इतने फॉर गिविंग मी सच अ जेनरस इंट्रोडक्शन, रियली अप्रिशिएट इट। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी बोलेंगे हम आएंगे। वी आर सेम पीपल। देखिए, यूरोप में ये जो आप देख रहे हैं द रिस्पॉन्स अगेंस्ट इस्लाम, ये बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी का नेशनलिज्म को काउंटर करने का एक सोल्यूशन था जो बैकफायर कर गया। यूरोप पिछले 500-800 सालों से कई क्राइसिस का शिकार हुआ और उसको इंटेलेक्चुअली उन्होंने वर्ड आउट करने की कोशिश की। कई मामलों में वो सक्सेसफुल हुए, कई मामलों में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जैसे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो इंटेलेक्चुअली शुरू होता है यूरोपियन क्राइसिस से बाहर आने का, उसका नाम है रेनेसां। उस रेनेसां में आपने देखा इंटरनेशनल लॉ जैसे कॉन्सेप्ट का उद्भव हुआ, फेडरल लॉ का उद्भव हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो आज की डेट में आप देखते हैं वो वहां से ही शुरू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि बाइबल से पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, जिसको आप सिंपल सी भाषा में कहें। और इस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनाई। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी को आप कहते हैं नेशन स्टेट। आप कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। दैट मीन्स व्हेन यू से नेशन स्टेट, इट बेसिकली मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को किसी और देश में देखा जाता है, बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर्स अब ये भी लिख रहे हैं कि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बिकम अ मेजर ऑब्स्टेकल इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन। ईयू के फेल होने में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एक बहुत ज्यादा रोल निभाती हैं, बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी स्टेट दे सी एज अ ब्लॉकेड इन परकोलेटिंग द यूरोपियन लॉज। ठीक है ना? तो ईयू का जो एक आज की डेट में नेमेसिस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। बट वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझिए कि मुझे याद है जब मैं पीएचडी के स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में गया था अपने प्रोफेसर के सामने जर्मनी में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारा पीएचडी जो है वो इंटरनेशनल लॉ पे है और आपकी पीएचडी में कंपैरेटिव स्टडी है, तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो इंटरनेशनल लॉ है। तो मैंने उनको प्रश्न जवाब देने की जगह, उत्तर देने की जगह उनसे एक प्रश्न पूछा कि मुझे बस आप इतना बता दीजिए, यूरोपियन यूनियन एक फेडरल लॉ है या इंटरनेशनल लॉ है? अगर आपको इस पे क्लैरिटी है तो मैं आपको उत्तर दे दूं कि मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है। मेरे हिसाब से जो ईयू की कॉन्सेप्ट आप मुझे बताएं पहले। सो बॉटम लाइन ये है, एंड देन इन द इवनिंग आई वाज ग्रांटेड स्कॉलरशिप। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि यूरोप ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक डायरेक्शन बदली और वो डायरेक्शन उन्होंने ये बदली कि नेशनलिज्म को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज अ मेजर प्रॉब्लम, जिसको कि आप नाजिज्म भी कहते हैं। तो उन्होंने नेशनलिज्म को, जो यूरोपियन टॉक्सिक नेशनलिज्म है कि हम सबसे अलग हैं, सबसे बेहतर हैं, उसको काउंटर करने का उनके स्कॉलर्स ने तरीका बताया मल्टी कल्चरलिज्म। अब वो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे उन्होंने दुनिया के कई लोगों को इनवाइट किया, लेकिन जो मेजर इनविटेशन, जो मेजर उनके यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे जो लोग आए वो इस्लामिक लोग थे।
स्पेशली तुर्की से। जैसे आप देखें जर्मनी पटा पड़ा है तुर्की मुसलमानों से। आपके जो लिसनर्स हैं उनको ये बता दें कि जो तुर्की जो स्टेट है, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के एकदम जिसे कह लीजिए मुंह पे है, इट्स ऑन द व्हाट यू कॉल टच स्टोन आप जिसको कह लीजिए ऑफ द यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, वो दोनों को मिलाता है तुर्की जो है। तुर्की में जो रहने वाले लोग हैं वो यूरोपियन नहीं है। तुर्की आज भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? दो वो नेटो का पार्ट है मगर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। उसका रीजन यही है कि यूरोपियंस उनको यूरोपियंस नहीं मानते। वो ये जानते हैं कि आप सेंट्रल एशियन हो, आपने यहाँ के आके बंजटाइन एम्पायर को जीता और उस पर आज भी आप काबिज हो। लेकिन अनलाइक जो उनके अरबिक काउंटर पार्ट है जो कि इजराइल का 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते, यूरोपियंस ने तुर्कों को अपना पार्ट मान लिया है। वो तुर्की से नहीं कहते कि निकल जाओ, बमबारी नहीं करते, आतंकवादी घटनाएं नहीं करते। दे हैव एक्सेप्टेड द तुर्की एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन लाइफ विदाउट गिविंग देम द पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस व्हिच इज ईयू। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब एर्दोगान जो थे वो पावर में आए तो उन्होंने हागिया सोफिया जो चर्च था, जिसको सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन अंपायर अंग्रेजी में कहते हैं, ने कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया था। फिर उसके बाद जब वो आए जो अतातुर्क हैं, कमाल अतातुर्क, उन्होंने उसको फिर से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद एर्दोगान ने उस म्यूजियम को फिर से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे हागिया सोफिया एक चर्च है और ग्रीस की बनाई हुई बहुत पुरानी चर्च है। बट यूरोपियंस हैव मूव फॉरवर्ड। वो वहां पे वो घटनाएं नहीं करते कि ये हमारा हिस्सा है तो हम इसको बम मारेंगे, ये मारेंगे। दे हैव एक्सेप्टेड टर्क्स एज द पार्ट ऑफ इट। तो वो मल्टी कल्चरलिज्म को, चूंकि उन्होंने सोचा कि हमने यूरोपियन हो करके तुर्कों की मल्टी कल्चरलिज्म एक्सेप्ट कर लिया, तो वैसे ही रेसिप्रोसिटी हमें मिल जाएगा। तो हम उन्होंने तुर्कियों को और दूसरे जो मुस्लिम्स हो सकते थे और भी सोसाइटीज को बुलाया, बट उतनी ज्यादा नहीं गई। जैसे आपको यूरोप में ब्लैक नहीं दिखेंगे उतने नंबर में, या इंडियंस नहीं दिखेंगे उतने नंबर में। यूके को छोड़ दे, अब यूके तो यू का पार्ट भी नहीं रहा, जितने आपको मुस्लिम्स दिखते हैं वहां पे एक सब्सटैंशियल नंबर पे। चर्च जो है वो, मॉस्क की संख्या हर देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन टेम्पल्स की संख्या हर देश में बढ़ती हुई आपको नहीं सुनाई। तो ये मल्टी कल्चरलिज्म बेसिकली हो गया कि वो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में बनाना चाहते थे, जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक ट्रेडिशन, उसको वो मल्टी कल्चरलिज्म बन रहे थे, वो नहीं हुआ। अब जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की एक बात आप समझ लीजिए कि जो जूड है यानी यहूदी, वो क्रिश्चियंस को नहीं मानता। वो कहता है तुम्हारे प्रॉफिट को हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो आना है उसकी कुछ प्री कंडीशन है और तुम्हारे प्रॉफिट ने उसको प्री कंडीशन नहीं मानी, इसलिए हम जीसस क्राइस्ट को लास्ट प्रॉफिट नहीं मानते। लेकिन क्रिश्चियंस जो समझदार हैं, 2 तरह के क्रिश्चियन हैं। एक जो यहूदियों से नफरत करते हैं, वो यहूदियों से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यहूदियों ने हमारे लॉर्ड सेवियर यानी कि जीसस क्राइस्ट की हत्या करी रोमन्स के साथ मिलकर। जो समझदार क्रिश्चियन है वो ये जानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो स्वयं भी जूस ही थे और वो यहूदियों के कुछ लॉज को रिफॉर्म करने के लिए बात कर रहे थे, इसलिए वो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की बात करते हैं। एक क्रिश्चियन तो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की बात कर सकता है, एक यहूदी जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को लास्ट प्रॉफिट या मसीहा नहीं मानता है उसके बुक के हिसाब से। इसमें उन्होंने कहा कि जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, चूंकि जूस की नफरत की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, तो उन्होंने कहा कि हम जूडो क्रिश्चियन में जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक ट्रेडिशन बनाते हैं, ये मल्टीकल्चरलिज्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम को अपने यहाँ इनवाइट किया, मगर इस्लाम से जो एक्सपेक्टेशन जूइश लोगों ने दिखाई या जूइश कल्चर उनके साथ मिल गया, वो इस्लाम में नहीं हुआ। क्योंकि ट्रेडिशनली देखिए, अगर आप इस्लाम को मानते हो एज अ क्रिश्चियन तो फिर आप क्रिश्चियन नहीं रह जाते, आप मुसलमान बन जाते हो। फैक्ट ऑफ द मैटर, आपने जब उनके लास्ट प्रॉफिट को मान लिया और लास्ट प्रॉफिट की टीचिंग को मान लिया तो यू बिकम अ मुस्लिम, यू डोंट रिमेन अ क्रिश्चियन एनीमोर। Similarly, if you are a Jew and you accept Muhammad as a prophet, then you become a Muslim, not a Jew anymore. So इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी और जूइश आइडेंटिटी को खत्म कर देता है, then you become a Muslim। ठीक है ना? तो बेसिकली इस्लाम के लोग हम पे ये जरूर आके कहें कि हम सच्चे हैं, मगर आपको तो, आप जिस ट्रेडिशन को इनहेरिट करते हो वही लोग आपको सच्चा नहीं मानते। हमारी आपकी तो कोई लड़ाई बनती ही नहीं है क्योंकि हम तो सबको सच्चा मानते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है ना, वदंती। तो अब ये जो
इनके बीच में था कि जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक मल्टीकल्चरलिज्म हम बनाएंगे, वो यूरोप में धीरे धीरे फेल होने लगा। उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों की व्याख्या एक 10 मिनट के उसमें नहीं की जा सकती, लेकिन यूरोपियन लाइफस्टाइल में फ्रीडम घुसता चला गया और इस्लामिक लाइफस्टाइल में ट्रेडिशन घुसता चला गया, और वो ट्रेडिशन बेसिकली अरबिक ट्रेडिशन है। तो यूरोप में ये एक नेशनलिज्म से उसको काउंटर किए जाने लगा, क्योंकि वो आपका कल्चर अरबिक कल्चर को मानने को तैयार नहीं है, उसको अपने कल्चर पे पूरा प्राउड है। आप बेसिकली इस्लाम के नाम पे कोई नई आइडियोलॉजी नहीं ले जाते हो, आप अरबिक कल्चर को रिलीजन के नाम पे इंपीरियलिज्म की फॉर्म में थोप देते हो, बोलते हो ये लॉ ऑफ द गॉड है, विच इज नॉट द राइट फॉर्म, राइट। और ये इसी चीज से निकल के यूरोप रेनेसा किया था। जो चीज आप यूरोपियंस को बता रहे हो कि ये गॉड, वर्ल्ड ऑफ द गॉड है, ये शरिया है, इसी को वो कैनन लॉ कहते थे। क्रिश्चियनाइज्ड वर्जन ऑफ द रिलीजियस लॉ इज कैनन लॉ, इस्लामिक वर्जन ऑफ द रिलीजियस लॉ इज शरिया लॉ, एंड द जूइश वर्जन ऑफ द रिलीजियस लॉ इज कॉल्ड तोरा। तो तोरा, कैनन लॉ और शरिया के बीच की ये जो लड़ाई है, इसमें जो यूरोपियंस थे, इन्होंने कहा भाई हम तुम्हारा शरिया क्यों मान लें, हमारे कैनन लॉ में ऐसी क्या कमी थी, और उस निकल के हमने सेक्युलरिज्म को लाया। तो why are we going to accept sharia if we have to accept religious law? We will go back to canon laws. हमारे पास है पूरे canon law, हमारे priest है, हमारे बिशप्स है, हमारा सब कुछ है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स से सोसाइटी को अलग किया। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। दूसरी चीज हरी साहब ये है कि इस्लामिक जो रिफॉर्म होना चाहिए था, उन्होंने सोचा कि ये आके पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर देंगे, ये उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बनाने लगे। वो घेटोइजेशन ऑफ द यूरोप शुरू हो गया। आप बेल्जियम में जाएं, और मैं तो रहा हूं, मैंने अपने जिंदगी के 12-15 साल, चूंकि मेरे मास्टर्स और पीएचडी दोनों ही यूरोप से की है, मैंने वहां पे गुजारा है, मैं यूएन में भी काम कर चुका हूं, तो मैंने बहुत क्लोजली यूएन लाइफ को ऑब्जर्व किया है। आप यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड करें अगर यूरोप को समझना चाहते हैं, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप में आप देखें, आज की डेट में इस्लाम एक ग्रोइंग रिलीजन है। मैसिडोनिया की 20% पॉपुलेशन या 8-10-15% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। उसी तरीके से सर्बिया, जो पूरा युगोस्लाविया की लड़ाई थी, वो बेसिकली सर्ब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और जो टर्क्स मुस्लिम्स के बीच में थी। इट वॉज अ क्रिश्चियन मुस्लिम वॉर। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिश्चियन इस्लाम असर्ट कर रहा है, वो मॉडर्नाइजेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को यूज करके रिलीजन को इंपोज करना चाह रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है अपने देवी देवता को, अपने अल्लाह को जैसे मानना है मानिए, हमारे वाले को मानने की कोई बंदिश नहीं है। वो ये समझ रहा है कि हमारा वाला सही है और हमें इनके ऊपर अपना वाला लगा देना है। दिस हैज क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो आपको मानने को तैयार है, आप उनको मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो कि यूरोपियन फ्रीडम जो है वो मॉरल टर्पिट्यूड है, वो मॉरल डीके है और वो मॉरल डिकेडेंस है, क्योंकि आप तो, आपकी लड़कियां जो है वो तो समाज में नंगी घूम रही हैं और आप जो है दारू पी रहे हो और ये पी रहे हो, विदाउट ये अंडरस्टैंडिंग किए हुए कि पहली बात, वाइन इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन कल्चर, जूडो क्रिश्चियन कल्चर। वाइन के बिना उसकी नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि द फर्स्ट मिरेकल जीसस क्राइस्ट परफॉर्म्ड, और जब उनको फॉलोअर्स मिलने शुरू हुए, वो ये कि वो एक जूइश शादी में इजराइल के किसी इलाके में थे, वहां पे उस शादी में अचानक से वाइन खत्म हो गया। तो जीसस क्राइस्ट, वो वहां के जो शादी वाले थे, वो परेशान हो गए कि हमारी तो इज्जत कट जाएगी, क्या होगा। तो जीसस क्राइस्ट ने वहां पे कुछ पानी के बड़े बड़े टब रखे थे, उनको उन्होंने वाइन में कन्वर्ट कर दिया। सो वाइन और लिकर इज अ पार्ट ऑफ जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, और अल्कोहल से आपकी विशेष दुश्मनी है। तो बेसिकली जो जूस करता था उसका एकदम अपोजिट हो गया ये इस्लामिक जो कल्चर है। तो उन्होंने जूइश फिलॉसफी में अरबिक तड़का लगा के एक रिलीजन का फॉर्मेशन किया, उसको कहते हैं इस्लाम। अब यूरोप ये कह रहा है कि भाई हमने छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ो अपना रिलीजन, उसको पर्सनल मैटर बनाओ, उसको तुम पॉलिटिक्स में क्यों घुसेड़ दो कि हमें शरिया लॉ चाहिए। वो नहीं देना चाहते शरिया लॉ आपको। आप यूरोप, जर्मनी में जाएं तो जर्मनी में 200 साल पहले जो उनका था बिस्मार्क या कैसर, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि मैरिजेस सॉलमनाइज्ड इन द चर्च विल बी इनवैलिड इन द आईज ऑफ द स्टेट ऑफ जर्मनी या प्रूशिया। अब आप स्टेट के सामने शादी करोगे तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये क्रिश्चियन शादी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये आज भी लॉ है वहां पे।
मगर अब वहां की जो टर्क पॉपुलेशन है वो स्टेट के सामने शादी नहीं करती, वो अपनी रिलीजियस मौके से शादी करते हैं। जब उनके यहाँ डिस्प्यूट होता है स्टेट के हाथ बन जाते हैं, स्टेट कहता है हम शादी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो हम क्या करें? तो स्टेट के अंदर स्टेट चल रहे हैं क्योंकि उनके काजी और ये लोग उस मैटर को देख रहे हैं। दे हैव, ये एक बहुत एक राइजिंग टाइड है। दूसरा, कल्चर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम अबाया पहनेंगे। अब उनकी लड़कियां जो हैं वो अब बड़ी मुश्किल से उनकी लड़कियों ने ये आजादी ली है, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो ढक के चलेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट में है क्योंकि उनकी खुली लड़कियों को आप समझ रहे हो कि ये कैरेक्टरलेस है और अपनी ढकी हुई लड़कियों को आप समझ रहे हो कि ये तो बहुत अच्छी कैरेक्टर की है। ये उनकी सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। तो इसलिए ये जो मल्टी कल्चरलिज्म का एक्सपेरिमेंट था, दिस हैज बैकफायर्ड। यूरोपियन नेशनलिज्म, इसका काउंटर ये हुआ कि यूरोप में नेशनलिज्म जागने लगा। और जो जो जिनको ये राइट विंग पार्टीज कहते हैं, बेसिकली ये यूरोप में कॉन्सेप्ट है, जो नेशनलिस्ट पार्टीज होती हैं, जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी को इनकरेज करती हैं और बाकी आइडेंटिटी को सबसर्विएंट रखती हैं, उनको ये राइट विंग कहते हैं। इंडिया में कभी राइट विंग नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है। हम सिविलाइजेशनल लोग हैं। नेशन इज अ वर्ड विच इज एसेंशियली बिब्लिकल। अगर आप बाइबल या पैट्रियार्की को मानने वाले लोग नहीं हो, जैसे हमारा रिलीजन पैट्रियार्की नहीं है, हमारे रिलीजन को लाने वाले जो है वो कोई 3 पैट्रियार्क नहीं है, जैसे अब्राहम, मोसेस और एक और है, मैं भूल रहा हूं उनका नाम। हमारे यहाँ पे रिलीजन का कोई आदमी नहीं है, पता ही नहीं किसने शुरू किया था। ठीक है ना? जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का एक आदमी है जिसने शुरुआत की, जैसे मोसेस इज द फर्स्ट मैन, अब्राहम इज द फर्स्ट मैन। इस तरीके से वो अपनी सोसाइटी को लेके चलते हैं, जिसको वो पैट्रियार्की कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि यूरोप का नेशनलिज्म हैज बिकम अ काउंटर टू इस्लामिक पैन इस्लामिज्म, कि हम हर जगह इसको इस्लामिक करेंगे। यही टाइड जो है सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी नहीं करी है, टोनी ब्लेयर ने आज से 10 साल पहले कहा था कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल टू लिव विद अ मॉडर्न सेंस। उसी तरीके से हर्ट विल्डर जो है, जो कि 37 सीट ला करके, और मैं जानता हूं कि पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट यूरोप में सबसे मीठे लोग हैं तो वो हॉलैंड और नीदरलैंड के होते हैं। एक पैसे का रिलीजन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं पाया जाता या वो रेशियलिज्म नहीं पाया जाता। बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं, कोई एक्सेप्शन मिल जाए तो मिल जाए, हर जगह होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं। अगर डच ने, हॉलैंड ने अगर वोट दे दिया है हर्ट विल्डर को, तो ये देयर इज अ रीजंस टू वरी फॉर द पीपल ऑफ टर्क एंड अरबिक ओरिजिन की वो क्या चाहते हैं सोसाइटी का। और मेरे ख्याल से अरब ने काम करना शुरू कर दिया है। आप देखिए हमारे जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने कहा हम हदीस को ही नहीं मानते। हमारे यहाँ आप क्या, हम कहें तो सरतन से जुदा किनारे लग जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने नेशनल टीवी पे आके कहा कि वी डोंट बिलीव इन हदीस। आप देखिए कल अबू धाबी में लिकर की बनाने की फैक्ट्री खोल दी, दारू बनाने की, अल्कोहल बनाने की, क्योंकि अल्कोहल इज एंटी इस्लाम। हालांकि अल्कोहल इज द पार्ट ऑफ जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन। इसीलिए ये लड़ाई हो जाती है ना। जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में अल्कोहल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस्लाम में अल्कोहल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो नहीं पीते। आपको ये भी बता दें, जैसे मुस्लिम जो हैं वो जो हलाल फूड कहते हैं उसको जूइश कहते हैं, कोशर फूड। जो मुस्लिम पिग नहीं खाते, तो ये मुस्लिम्स ने नहीं शुरू किया पिग नहीं खाना, ये जूस नहीं खाते। उनकी किताब में क्या पिग नहीं खा सकते, हूफ वाले जो जानवर होते हैं उसको लेके बड़ा एक उनका स्ट्रक्चर्ड लॉ है कि जानवर का कौन सा पार्ट खाना है, कौन सा पार्ट नहीं खाना है और किस जानवर को खाना है, उसमें पिग का बिग नो नो है। तो ये सारा जूइश कल्चर अपनाया गया, लेकिन जो अल्कोहल वाला था वहां उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उस जो समाज में मुसलमान बने अरबों में बहुत तायत वो जूइश थे। आप समझ रहे हैं? तो जूइश कल्चर को अकोमोडेट किया गया विद द अरबिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अरब्स के पास कोई स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लाइफ नहीं था। वो तो जिसको कह लीजिए कारवा में घूमने वाले और इस तरीके से एक जगह पे रहने वाले लोग थे, जैसे टर्क्स थे। वो तो जैसे तुर्कों में और अरबियों में एक समानता है, दोनों ही नोमैडिक लोग हैं। लेकिन जो वो बेडवाइन अपने आप को ट्राइब कहते हैं। देखिए जब वो आया था यूनाइटेड नेशन में मुअम्मर गद्दाफी, तो अपने साथ टेंट लेके आया था, कहा था हम टेंट बनाएंगे क्योंकि हम तो घूमने वाले लोग हैं, नोमैडिक पीपल है। तुर्कों में और अरबों में समानता यह है कि दोनों ही घुमक्कड़ हैं, दोनों ही नोमैडिक लोग हैं। लेकिन जो अरबी नोमैड है वो भरी रेगिस्तान में 50 डिग्री में रहता है, जो तुर्की नोमैड है वो दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट डिग्री रीजन -50 में रहता है।
सो दोनों की ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी ने इनको जो है एक जिसे कह लीजिए रिबेलियस या वॉरियर टाइप का बनाया, लेकिन अरबों से भी ज्यादा घातक वॉरियर जो है सारी दुनिया को पता है, वो सेंट्रल एशियन है। दे आर मर्सीलेस पीपल, उनके पास मर्सी नाम की चीज नहीं होती। सो ये कल्चरल प्रॉब्लम है वेस्ट एशिया की, ये जबरदस्ती हमारी प्रॉब्लम बना दी गई है। कोई स्कॉलर इसको बैठ के एक्सप्लेन करे अगर अपने लोगों को। और हमारे यहां क्या किया गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे टू नेशन थ्योरी बना दी गई कि मुस्लिम्स अलग हैं। भाई नहीं कर सकते आप उनको अलग, उनका कल्चर हमारा ही है। उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि इस्लाम का जो उद्भव हुआ वहां पे जुडाइज्म क्या रोल प्ले कर रहा था, क्रिश्चियनिटी क्या रोल प्ले कर रही थी, क्या उसका असर था प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर। आपको ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, सारे मुसलमान कहते हैं हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और क्रिश्चियन कहते हैं कि हम आपके प्रॉफेट को मान ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके प्रॉफेट को हम मानते हैं तो जीसस क्राइस्ट झूठे हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट प्रॉफिट की बात है, सेकंड लॉस्ट की तो है ही नहीं है। बिकॉज कि इस्लाम का क्या है, इस्लाम का जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लामिक कलमा नहीं है, ये फर्स्ट कमांडमेंट है। फर्स्ट कमांडमेंट का जो है, जो सेंटेंस है मोसेस को मिला, वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट द गॉड टू वर्शिप। अब मुसलमान आप बनते हो जब आप इसमें एक और सेंटेंस जोड़ते हो, यानी आपने अगर ये कहा सिर्फ कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप अरबिक जूस बन गए। लेकिन जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब आप मुसलमान बन गए। क्योंकि आप कह रहे हो कि मोहम्मद रसूल हैं और मोहम्मद जो हैं वो लास्ट है, सारी लड़ाई लास्ट की है मुसलमानों की। अगर आप लास्ट का क्लेम छोड़ दें तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो लास्ट है, तो फिर जीसस क्राइस्ट कौन है? हु इज जीसस क्राइस्ट? क्योंकि पहले तो मोसेस है दोनों के लिए, और मोसेस की किताब में यह लिखा है कि एक लास्ट आएगा, बाकी सब आ चुके। लास्ट की जगह है और किसी की जगह नहीं बची, बाकी जितने आने थे आ के चले गए वो। तो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं आई एम द लॉस्ट, आई एम द लास्ट वन, आई एम द सन ऑफ गॉड। मुसलमान कह रहे हैं कि हाँ हाँ आप हैं, मगर हम भी लास्ट हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कादियानियों ने कहा कि अगर जीसस क्राइस्ट के बाद प्रॉफिट मोहम्मद आ सकते हैं तो फिर हमारे कादियानी भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर क्लेम ये है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे और फिर ये होगा, तो उन्होंने कहा फिर तो हमारे भी एक रिफॉर्मर की जरूरत है। उन्होंने कादियानियों ने बोला कि हम इनको मानते हैं। फिर उसी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को यूज करते हुए कादियानियों ने अपना एक कुछ वो कर, हम कुरान को मानते हैं, लेकिन उस जैसे आपने कहा कि हम बाइबल को मानते हैं, बाइबल में थोड़ी करप्शन है। आपने कहा कि कुरान की आप देखें बहुत पार्ट जो है वो बाइबल की स्टोरियों में उसमें मिलती है जीसस का। जैसे कि आप हमारे अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें तो आपको राम की बातें मिलेंगी, शिव जी की बातें मिलेंगी, कृष्ण जी की बातें मिलेंगी। कुरान में पढ़ेंगे तो आपको मोसेस की बातें मिलेंगी, अब्राहम की बातें मिलेंगी, इस्माइल की बातें मिलेंगी, इब्राहिम की बातें मिलेंगी। तो पॉइंट ये है कि भारत के मुसलमान को ये समझाना पड़ेगा कि ये जिसको तुम यूनिवर्सलिटी समझ रहे हो वो एक लोकैलिटी है। सब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आपकी बातों को मान रहे हैं। आप यहूदियों को दिन रात गाली दे रहे हो, यहूदियों से ही आपके रिलीजन की वैलिडिटी है, तो यहूदियों से पहले बोलो कि आपको मान ले तो बात खत्म। क्योंकि जिस दिन यहूदियों ने मान लिया कि हाँ प्रॉफिट है तो यहूदी खत्म हो जाएगा, एक भी यहूदी नहीं बचेगा, सब मुसलमान बन जाएंगे। जिस दिन क्रिश्चियनों ने मान लिया कि हाँ प्रॉफिट है तो सारे क्रिश्चियन खत्म हो जाएंगे, सब मुसलमान बन जाएंगे। उनसे लड़ो, हमसे क्या लड़ रहे हो? हम तो कह रहे क्रिश्चियन भी सही है, यहूदी भी। हम तो कह रहे एकम सद बहुधा विप्राह वदन्ति, हम तो कह रहे क्रिश्चियन भी सही, यहूदी भी सही, तुम भी सही, हम भी सही। पॉइंट ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे घफलत यहां फैला दी और एक लोकल आइडिया को यूनिवर्सल आइडिया बना दिया। लोग डर के मारे बोलते नहीं, मगर कौन सा डर? मैं तो किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको मेरी गर्दन काटनी है काट लो इस बात के लिए, बट द ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन, दिस इज द ट्रूथ। आपको सच्चाई अगर नहीं समझ में आ रही है और आप कहते हो हम भारतीय हैं, आपको यह बता दिया गया, यही हुआ है यूरोप में। जॉर्जिया मेलोनी जो कह रही है वो भारत में हुआ। जॉर्जिया मेलोनी से पहले यहां पे सावरकर इज जॉर्जिया मेलोनी। जो बात सावरकर को आप गाली दे रहे हो, सावरकर इज जॉर्जिया मेलोनी, सावरकर इज हेट विल्डर्स। हेट विल्डर्स मुसलमानों से नफरत नहीं करता, जॉर्जिया मेलोनी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ये कह रही है तुम हमारे कल्चर को छोटा बता रहे हो, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सावरकर ने भी कहा कि मैं यूनिवर्सल आदमी हूं, आप लेकिन कहोगे कि इस्लाम बेहतर है तब मैं हिंदू बनूंगा। ये सावरकर की थॉट प्रोसेस है। सावरकर की किताब आई थी सर सैयद अहमद खान के टू नेशन थ्योरी के रिस्पॉन्स में। तो आप अगर कॉज को छोड़ दोगे, इफेक्ट को सिर्फ स्टडी करोगे, तो आप पूरा पिक्चर नहीं दे रहे होगे दुनिया को। क्योंकि जो भी कट्टर हिंदू है वो क्या कहेगा? कट्टर हिंदू कहेगा भैया सब सही है, कट्टर हिंदू पारसी के अंडर में रहने को तैयार है। इस देश का 76% वेल्थ तो हरी भाई आप हमसे अच्छा जानते हैं, मुसलमानों से ज्यादा, अरे इस क्षेत्र का 76% वेल्थ पारसियों के पास है भाई।
टाटा के पास है, गोदरेज के पास है। कौन है ये लोग? पारसी है। किसी ने बोला कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, पारसी है, पारसी है, हम तो हिंदू नहीं है। यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने अपने आप को सन ऑफ द सॉइल मान लिया, बात खत्म। आपका खुदा आप जानो। वो आप पारसी लड़की से अगर कोई हिंदू शादी कर ले, वो उसको अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देते। वो आप पारसियों के फायर टेम्पल में जा नहीं सकते, बैन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी वो है, वो माने। लेकिन उन्होंने अपने आप को भारतीय मान लिया। उनकी महिलाओं ने साड़ी को अपना माना। अब हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान होकर साड़ी पहन रही है, बिंदी लगा रही है। पारसियों ने साड़ी को अपना ड्रेस बनाया। अगर उन्होंने सली बोटी को अपना खाना बनाए रखा, तो उन्होंने लोकल खाने को अपनाया। बात यही हो रही है कि मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा कि आप अपना गॉड छोड़ दीजिए। दो चीजें कीजिए कि आपका गॉड आपका है, वो आपका फ्रीडम है, उसको आप सच्चाई समझने की कोशिश कतई ना करें। तो यूरोप भी इसी चीज का शिकार है। यूरोप में कोई एंटी इस्लाम या ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप के लोग इतने भी पागल नहीं है, और पागल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो आप जॉर्जिया मेलोनी और घेट विल्डर और इस टाइप के लोग जो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कल्चर को एक्सेप्ट, रेस्पेक्ट दो। तुम हमारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट कह रहे हो, यहाँ शादी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी लड़की अगर किसी से यहाँ शादी कर ले, तुम उसकी गर्दनें काट दोगे। ये क्या तरीका है? जब मैं जर्मनी में था, मुझे याद है आज भी, एक यूट्यूब वायरल हुआ। यूट्यूब पे एक लड़की थी, वो बताई कि न्यू ईयर ईव पे वो और उसकी दोस्त लोग घूमने गई थी, और वहां पे छोटे कपड़े पहनते हैं, ये सब नॉर्मल चीज है। तो उन्होंने कई सीरियंस को बुला लिया था, 1.5 मिलियन सीरियंस थे। और मैंने तो देखा था हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगा दिए थे। बड़ा खूबसूरत वो जगह होती थी, बड़े उन्होंने अच्छे से पार्क वार्क थे, उसमें टेंट आ गए थे और बहुत गंदगी हो गई थी। पूरा जर्मनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। रातों रात, मैं बता रहा हूं हरी भाई, रातों रात उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, घर बना दिए, क्योंकि लोकल लोग जो थे रिफ्यूजीज को अपना घर देने को तैयार नहीं थे। जबकि गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनको रिफ्यूजी आपको किराया देंगे। हालांकि उन्होंने एक सीलिंग कर दी थी कि 400 यूरो या इससे ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने कहा आप घर दीजिए, किराया गवर्नमेंट से आएगी। मगर लोग नहीं देने को तैयार थे। जब मैं घर के लिए अप्लाई करता था, तो मुझसे पूछते थे कि तुम क्या उसमें आ रहे हो, एक जर्मन वर्ड है फॉर द स्टेट असिस्टेंस। तो मैं बोलता था नहीं नहीं, मैं तो स्कॉलरशिप पे मैं अपना दूंगा। तो वो मुझे फिर इंटरटेन करते थे। वरना वो, जबकि वो गवर्नमेंट से 50 यूरो कम लेने को तैयार थे, मगर वो रिफ्यूजीज को नहीं लेने को तैयार थे। तो वो, इसका रीजन ये नहीं कि वो बुरे लोग हैं, उसका रीजन ये है कि तुम गवर्नमेंट के असिस्टेंस भी ले रहे हो, फिर उनके ऊपर हंस भी रहे हो, उनकी चीजों का मजाक भी उड़ा रहे हो, उनकी लड़कियों को तुम गंदा कह रहे हो। दिस हैज बैकफायर्ड। इसी का रिस्पॉन्स है जॉर्जिया मेलोनी। सो जॉर्जिया मेलोनी इज द सावरकर। शी इज नॉट अ बैड वुमन. All she is saying that I am a proud Italian, whatever be the Christianity, but Christianity is my heritage and tradition. यही कह रहा था सावरकर। हम प्राउड इंडियन हैं, हमारी कल्चर जो भी हो, हम हिंदू हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि हिंदू गंदे हैं, हिंदू नजस हैं, ये चाहे मुगल्लम ने हो, आप बाबरनामा में पढ़ें जरा, बाबर ने क्या कहा है हम लोगों के लिए पढ़ के बता दीजिए। मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश की थी, मुझसे महोदय नाराज हो गए थे, गालियां देने लगे मुझे। वो उन्होंने कहा बंद करो इंटरव्यू। तो आप सच नहीं सुनना चाहते तो फिर ये होगा, समाज रिपेल करेगा। जॉर्जिया मेलोनी इज नॉट, देखिए जॉर्जिया मेलोनी अगर एंटी इमिग्रेंट होती या रेसिस्ट होती, तो मोदी तो मैन ऑफ कलर्ड है ना। मोदी के साथ फोटो डाल के उन्होंने लिखा मेलोडी। अगर इफ शी हेटेड द मैन ऑफ कलर, तो मेलोडी कभी नहीं बचती। दैट शोज कि वो लोग वो बुरे नहीं है, सारे अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ भी सारे हिंदू अच्छे थोड़े हैं, बहुत से दुष्ट हैं, आपको भी पता है, बहुत से दुष्ट है। वो लोग करते हैं गाय के नाम पे जमीनें हड़प लेना, गौशाला के नाम पे करते हैं ऐसे लोग, मुझे पता है। मगर वो कल्चर को आप लॉ से ठीक कर सकते हो। अब आप मेरी कल्चर को गाली दे दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो पॉइंट यही है कि ये जो 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 भारत जो करता है, यूरोप उसको बाद में फॉलो करता है। दुनिया को हमने बताया कि 2 नेशन थ्योरी खतरनाक थ्योरी है, इससे बचो, तो वो मल्टीकल्चरिज्म पढ़ा रहे थे। हमने बताया कि टेररिज्म नाम का फिनोमिना होता है, तो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है कि स्टेट्स कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलता है, तो हम बताएंगे। आज उनको 2 नेशन थ्योरी भी समझ में आ गई, और आज उनको टेररिज्म भी समझ में आ गया। आप टेररिज्म के लिए दुनिया भर में FATF खोले बैठे हो। सो इंडिया इज द वर्ल्ड गुरु एंड इंडिया विल रिमेन। अभिषेक जी, इस पूरे डिस्कशन की सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, मजा आ गया। वैसे तो ये डिस्कशन था नहीं, एक सवाल था उसका जवाब दे दिया, लेकिन मजा आ गया। और मैं यही चाहूंगा कि जो रूट कॉज है,
वो डिस्कस जो आपने किया ना जूडो क्रिश्चियनिटी और जूडो इस्लामिक कल्चर के बारे में, उसको असलियत में डिस्कस करने की जरूरत है। और सच में ये अल्टीमेट, कभी मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मतलब पढ़े लिखे के साथ बैठोगे तो ज्ञान की गंगा बही जाएगी और कई किताबों में नहीं आएगी। आज मुझे ऐसा फील हुआ है। मैं अपनी पूरी बात को इस तरीके से समाप्त करना चाहूंगा। साहब आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। उम्मीद करता हूं अगले बहुत सारे सवाल आपसे अब मैं पूछ के आपको परेशान करता रहूंगा। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। धन्यवाद साहब।